हम लोग अब स्टडी करेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए हम लोगों ने जो एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था, एसआई यूनिट जो बी का हमने क्या बताया था आपको, तो बी का एसआई यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये मैंने बताया था। एक्चुअल में 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को हम 1 टेस्ला भी कहते हैं। ये टेस्ला, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए, बी की यूनिट जो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर है ये टेस्ला है, और एक यूनिट जो है हमारा गॉस भी होता है। बी की एक यूनिट गॉस होती है, ये गॉस, और ये डिफाइन कैसे है, तो ये 1 गॉस जो होता है, ये 1 गॉस, ये 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये स्मॉल यूनिट है। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप यूनिट को अच्छे से समझ लीजिए। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर पर मीटर है या टेस्ला है, सेम थिंग है। कोई मतलब ये दोनों हमारे जो है एसआई यूनिट है, और ये जो गॉस है 10 टू द पावर -4 टेस्ला होगा। तो अगर टेस्ला में अगर कन्वर्ट करना है तो गॉस को आप कन्वर्ट कर दीजिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आते हैं हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है? एक्चुअल में ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये रिजल्ट फाइंड आउट किया कि कोई भी करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा जो है ये बायो-सेवर्ट्स लॉ उसके लिए है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट एट अ पॉइंट, ये हम इससे डिसाइड करते हैं वो क्या होता है। तो देखिए ये भी रिजल्ट हमारा जो है बायो-सेवर्ट्स लॉ भी, ये परफेक्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। और ये रिजल्ट क्या है, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट ये कोई हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट हमारा P है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको जो है फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dl। ये हमारा dl, ये करंट एलिमेंट dl है। ये तो इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से जो यहां पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए ये बायो-सेवर्ट्स लॉ है। तो अब इस हमारा जो करंट एलिमेंट से P की जो डिस्टेंस है इसको हमने R सपोज किया, और एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट, ये हमारा लेट अस सपोज थीटा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल current element IDL at point P, that is dB, is directly proportional to, ये हमारा जो इसमें करंट की वैल्यू है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिए, ये ऑर्स्टेड का ही एक्सपेरिमेंट है, ऑर्स्टेड का ही रिजल्ट है। ऑर्स्टेड ने भी इस बात को फाइंड आउट किया था, इस बात को उन्होंने स्टडी किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो किसी भी पॉइंट पर वो हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है एट पॉइंट P, ये हमारा करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज 1/r स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड थिंग, ये हमारा करंट एलिमेंट
कि जो हमारी लेंथ, जो स्मॉल सेगमेंट हम डिसाइड किए हैं, ये dl के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही ये हमारा करंट एलिमेंट और r के बीच जो एंगल है थीटा, उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। अगर इसको हम एक साथ कंसीडर करें तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वलिटी लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारी इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड है और सिस्टम ऑफ द यूनिट पर डिपेंड है, दोनों पर डिपेंड है। ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट हमारा, ये मान लीजिए हम उसको हम k कह रहे हैं, तो dv इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये k जो है ये हमारा मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम और हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दोनों पे डिपेंड है। तो अगर हमारा इंटरवेनिंग मीडियम अगर हमारा वैक्यूम है या एयर है और एसआई सिस्टम अगर हम कंसीडर करें तो उस समय k को हम लिखते हैं, यहां पर लिख रहे हैं k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू होती है। आप पहले से इंट्रोड्यूस हैं, म्यू नॉट यहां पर क्या है, तो म्यू नॉट यहां पर हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। ये म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एसआई सिस्टम में होता है और ये सीजीएस सिस्टम में होता है। तो इसलिए सीजीएस एसआई सिस्टम में ये डीवी की वैल्यू हमारी हो जाती है म्यू नॉट फॉर फ्री स्पेस और एयर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ है। तो एक्चुअल में ड्यू टू एंटायर ये हमारे कंडक्टर, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट। तो यहां से यहां तक अगर हम ये एलिमेंट लेकर के, स्मॉल एलिमेंट लेकर के सबको ऐड कर दें या यहां से यहां तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा ऑपरेटर है हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ, ये हमारा ऑपरेटर है और इससे हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस पर अब हमको डिस्कस करना है। तो देखिए पहले हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने का रूल हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, क्योंकि रूल जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसकी अब आइए हम इसके रूल पर हम आते हैं। तो देखिए यहां पर राइट हैंड स्क्रू लॉ, राइट हैंड का स्क्रू लॉ, इसी से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए ये करंट के डायरेक्शन में आप लीजिए, मैं जो बता रहा हूं इसको बढ़िया समझिए। ये आई है, थंब हमारा आई के डायरेक्शन में है, ठीक है। आईडीएल करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारा फिंगर है उस पॉइंट की तरफ आप ले रखिए। तो ये पॉइंट जिधर ये मतलब ये हमारा ये क्या कहते हैं आपके जो 4 फिंगर्स हैं का जो डायरेक्शन होगा, 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वह भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जैसे इस करंट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्ट होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ट होगा। अगर इस साइड में अगर हम चेक करें तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा। तो यहां पर इस साइड में अगर हम चेक करें तो यहां पर आउटवर्ड होगा। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है, किधर है। इससे स्क्रू लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए आई करंट तो हमारा जो है वेक्टर है नहीं, डीएल करंट एलिमेंट है, ठीक है। और यहां पर जो आर है ये हमारा वेक्टर है। डीएल और आर के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो डीएल और आर के टर्म में इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
अब dl और r, अगर हम दोनों r और dl को देखें तो r और dl यहां पर अगर r ले लें, r से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो ये r क्यूब हो जाएगा। तो dl r sin थीटा r क्रॉस dl है या dl क्रॉस r है। अब हमको ये चेक करना है कि ये dl क्रॉस r है कि r क्रॉस dl है। तो अब यहां पर आप आइए तो देखिए dl क्रॉस r, ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, dl क्रॉस r इनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट के लिए dl क्रॉस r, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपका यहां क्या था, इनवर्ड था, तो dl क्रॉस r हमारा इनवर्ड होगा। तो यहां पर ये हमारा वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो dl क्रॉस r हम लिख सकते हैं अपॉन r क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में ये बायो-सेवर्ट्स लॉ है हमारा, ठीक है। तो कहीं भी ये इधर भी आप चेक करेंगे तो सेम रिजल्ट है, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इसी रिजल्ट से हम लोग जो है डायरेक्शन के लिए तो हम जो हैंड रूल्स हैं, जो कुछ बताया जा रहा है उसको हम यूज करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे है ये जान लीजिए। वैसे हम इससे हम कोई फार्मूला वगैरह डिराइव नहीं करते हैं, हम फार्मूला वगैरह डिराइव करते हैं इसी से और हैंड रूल को अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को क्लियर करते हैं। थैंक यू।